हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था धातु और अधातु, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, जहाँ पर हम धातु यानी कि मेटल्स और अधातु यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और इनकी काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर साथ में कवर कर लिया था। फिर साथ ही बात आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। फिर बात आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो ठीक है और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ठीक है मेटल्स की, लेकिन ये मेटल जो है ये आते कहाँ से है, ये हमें मिलते कैसे हैं, ये पाए कहाँ पर जाते हैं। तो इसके बारे में हमने डीपली डिस्कशन किया था अकरेंस ऑफ मेटल्स पर, कि मेटल कैसे अकर होते हैं, कैसे हमें मिलते हैं। हमने पढ़ा वहां पर कि हमें अर्थ क्रस्ट में और सी वाटर में यानी कि समुद्र में हमें जो है मेटल्स मिलते हैं, जो ओर्स की फॉर्म में होते हैं, और हम इन्हें बाद में क्या करते हैं बच्चों, रिफाइन करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है, अगर मेटल्स जो है खराब होने लग जाए, कुछ प्रोसेसेस की वजह से खराब होने लग जाए, यानी कि जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे सिल्वर है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो चांदी है वो कैसी होने लग जाती है, ब्लैक यानी कि काली होने लग जाती है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें यानी कि तांबे की बात करें, अब तांबा हम अक्सर यूज करते हैं, हमारे पास कई सारे बर्तन होते हैं तांबे के, ठीक है, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं इस तरीके से होता है हमारा कॉपर। तो कॉपर के कई सारे बर्तन हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ये कॉपर जो है पहले तो काफी चमकदार होता है ये बर्तन, लेकिन समय के साथ साथ बर्तन जो है अपनी चमक खो देते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ग्रीन कलर के होने लग जाते हैं, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश होने लग जाते हैं, हरे हरे हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, वहीं बात करें और मेटल्स की, जैसे कि आयरन की बात करें, तो आयरन भी धीरे धीरे जब हम देखते हैं, पहले तो काफी चमकदार, काफी शाइनी, काफी लस्ट्रस होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये आयरन भी क्या होने लगता है बच्चों, इस पर भी जंग लगने लगता है। तो जैसे सिल्वर का काला पड़ना, जिसे हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं, कॉपर पर ग्रीनिश कलर आना, ठीक है, या आयरन पर जंग लगना, ये सब क्या है, इसे कहते हैं बच्चों कोरोजन, यानी कि संक्षारण। मेटल्स क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, ठीक है, कोरोड होने लगते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कोरोजन वाले टॉपिक को, और साथ में देखेंगे कैसी ये जो कोरोजन की प्रोसेस है, कैसे हम जो है कोरोजन से बचा सकते हैं हमारे मेटल्स को। चलिए एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। मेटल की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से, मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऐसे, ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर बच्चों हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। अब रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने क्लास 9th में भी रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, क्लास 10th में भी रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, ठीक। अब हम जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम रिएक्टिविटी सीरीज तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मेटल्स तो जो एलिमेंट्स है वो तो सेम ही रहेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेटल्स या कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाईली रिएक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से मेटल्स या एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम रिएक्टिव है, और कौन से मेटल या एलिमेंट्स हैं जो मीडियम रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए, तो मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ, एनोडाइजिंग के प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। चलिए, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, जहां पर हमें दिख रहे हैं ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव हैं, और ये मीडियम रिएक्टिव है। चलिए इस तरीके से फिर हमने यहाँ पर बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली थी, जिसको हमने अपने प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, जो शेल्स है, वैलेंस शेल्स क्या होते हैं, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा, कैसे निकालते हैं। खैर ये तो हम 9th में भी सीख चुके हैं, यहाँ पर भी हमने इसको एक कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दोबारा से उसका पढ़ लिया था, एक रिविजन टाइप का कर लिया था। चलिए, तो अकरेंस ऑफ मेटल की बात कर ली थी हमने,
मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये 3 मेथड होते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन के मेथड्स। या हम कहें ये 3, देखो, ये हाई रिएक्टिविटी वाले, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले, ये लो रिएक्टिविटी वाले। ठीक, कैसे किया जाता है, यहाँ पर रोस्टिंग की जाती है, यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं बच्चों मेटल्स, वहां पर उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। प्योर मेटल अगर नहीं मिलता है तो हम उसको बच्चों आगे और रिफाइन करते हैं। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो एक्टिविटी सीरीज को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, रिफाइनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कोरोजन यानी कि संक्षारण की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जैसे सिल्वर के आर्टिकल्स है, वो क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं। सिल्वर के ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग जो उसे क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, जिसे हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। कुछ इस तरीके से वो हमें दिखता है। बाकी ये यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, यानी कि आयरन पर जंक लग रहा है। तो किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, एयर और मॉइस्चर यानी कि हवा और नमी के कारण, या हम कहें मॉइस्ट एयर के कारण, सिंपल, नमी वाली हवा है उसके कारण। ठीक, और फिर हमने कॉपर की बात की थी कि क्या हो रहे हैं, जो बर्तन है उनके सरफेस पर हमें जो है ग्रीन कोटिंग दिखाई देती है। आपने अक्सर देखा भी होगा अपने घरों में। तो ये किस वजह से होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है, क्योंकि कॉपर रिएक्ट करता है हवा में, जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमें ये ग्रीनिश कोट देखने को मिलता है कॉपर के ऊपर। ठीक है, तो ये तो कोरोजन हो गया, अलग अलग तरह के कोरोजन हमने पढ़ लिए कि कैसे अलग अलग। अभी तक तो सिर्फ हम आयरन के बारे में जानते थे, है ना, क्लास 9th तक हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था, आयरन और सिल्वर के बारे में हम पढ़ते थे, फिर भी हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते थे। तो यहाँ पर हमने इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए, तो ये तो बात हो गई थी कोरोजन की, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडीशन, कौन सी कंडीशन जो है जिसमें आयरन पर रस्ट लगता है, यानी कि लोहे पर जंक लगता है। तो हमने इसके एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया था। हमने क्या किया था बच्चों, 3 टेस्ट ट्यूब ली थी अलग अलग। ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने 3 आयरन नेल यानी कि लोहे की कील डाल दी। कील आप सभी ने देखी है, दीवार पर लगाते हैं हम, फोटो फ्रेम्स टांगने हो या कुछ भी चीज टांगनी हो। ठीक है, तो 3 कील हमने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, आपको क्या करना है, सिंपली 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेनी है। तीनों टेस्ट ट्यूब पर 3 अलग अलग क्या रखती है हमने, आयरन की नेल्स यानी कि लोहे की कीलें रखती है। ठीक है, अब पहला जो हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर ए है, उसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें डाल देनी है हमें वाटर। ठीक है, अब एयर भी है ही, इसमें वाटर हमने डाल देना है, एयर इसमें है ही, और हमें ऊपर से इसको कॉर्क से बंद कर लेना है, ऊपर से कॉर्क लगा देना। ठीक है, फिर दूसरे वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डालना है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर हमें डालना है। ठीक, और इसको भी कॉर्क से बंद कर लेना है। ठीक है, अब तीसरे में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें डालना है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमें डालना है और इसको भी क्या कर लेना है, कॉर्क से बंद कर लेना है। अब बात यह है बच्चों कि जो हमारा पहला वाला है उसमें एयर और मॉइस्चर दोनों चीजें हैं, है ना, एयर भी है और वाटर भी है। वही हम सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है, इसको हमने बॉईल किया हुआ है, जिस वजह से इसमें जितनी भी एयर घुली हुई थी, डिजोल्व हो रखी थी, वो क्या हो गई, सारी डिजोल्व एयर हट गई है। और इसमें हमने क्या डाल दिया है, 1 ml ऑफ ऑयल भी डाल दिया, ऊपर से क्या डाल दिया, 1 ml ऑयल डाल दिया। ये लेयर है ऑयल की। ठीक है, और ये डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें एयर नहीं है। ठीक है, जिसमें जो घुली हुई एयर थी उसको हमने रिमूव कर दिया इसको बॉईल करके। अब बात करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस यानी कि जहां पर वाटर नहीं होता उसे कहा जाता है एनहाइड्रस, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों हमने रख दिया, इसको कुछ समय के लिए हमने रख दिया। फिर कुछ समय बाद हमने देखा, कुछ दिनों बाद हमने देखा कि जो पहला वाला ए वाला हमने टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें जो है रस्ट फॉर्मेशन हो गया है। उसमें क्या हो रहा है, रस्ट कर रहा है, यानी कि जंग लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर और मॉइस्चर दोनों चीज प्रेजेंट है। लेकिन जबकि जो बी वाला और सी वाला है उन दोनों में ही रस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों में दोनों कंडीशन नहीं है, या तो एक में एयर है और एक में मॉइस्चर है, एक में जो है एयर नहीं है, एक में मॉइस्चर नहीं है। ठीक,
जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब बी की बात करी, यहाँ पर नेल्स में सिर्फ क्या है, वाटर है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है। वहीं टेस्ट ट्यूब सी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है, ठीक है। तो एक में सिर्फ एयर है, एक में सिर्फ वाटर है, तो दोनों चीजें हमें चाहिए होती है। मॉइस्ट एयर हमें चाहिए होती है किस लिए, रस्टिंग की प्रोसेस के लिए। तो इन दोनों पर रस्टिंग नहीं होगी, जबकि ये वाला हमारा है, यहाँ पर रस्टिंग की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। चलिए अब बात करते हैं कैसे कोरोजन से अपने जो मेटल्स हैं उन्हें बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हमें दिख रहे हैं बच्चों, सिंपली लिखे हुए हैं, देखो पेंटिंग। अगर हम अपने मेटल्स पर पेंट कर लेते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे घर होते हैं, घरों में हम क्या लगाते हैं बच्चों, आयरन की या मेटल की क्या लगाते हैं, ग्रिल लगाते हैं, छत पर ग्रिल लगाते हैं, घर के आगे ग्रिल लगाते हैं, आगे गेट लगाते हैं, गेट पर ग्रिल लगाते हैं ग्रिल। तो आपने देखा होगा वो ग्रिल पर जो है जो हम जो है पेंट कर लेते हैं, या घर पर जब हम ग्रिल लगाते हैं तो जो ग्रिल वाले लगाने वाले आते हैं ना, तो वो लोग उस पर पेंट भी कर देते हैं, कभी ब्लैक पेंट या जो ही हमारे पसंद का पेंट है, ब्लैक पेंट, ब्राउन पेंट, कोई भी पेंट, तो पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पेंट की कोटिंग है, ठीक है, पेंट की कोटिंग है, ये क्या करती है बच्चों, ये उसको एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट करने से बचाती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास पेन है, इसके बाहर से मैं प्लास्टिक की एक कोटिंग लगा दूं, फिर ऊपर से पानी डालूं, तो क्या जो पानी है वो इस मार्कर को छुएगा, इस मार्कर तक जाएगा, नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर से क्या है, प्लास्टिक की कोटिंग है, जो कोटिंग क्या करेगा, एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा और जो है पानी को अंदर नहीं जाने देगा। वैसे ही पेंट भी जो है क्या करता है, एयर मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देता है, मेटल के सरफेस को टच नहीं करने देता है, जिस वजह से मेटल क्या होता है, सेफ रहता है। या आपने इस तरीके के जो हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं ये देखे होंगे आपने, तो ये मोस्टली मेटल से बने हुए होते हैं, तो इनको ऑयल करके क्या किया जाता है, सेफ रखा जाता है ताकि ये कोरोड ना करे। वहीं बात करें कुछ हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं उन पर बच्चों ग्रीसिंग की जाती है, और भी हमारे मेटल्स होते हैं उन पर ग्रीसिंग की जाती है, जिस वजह से वो क्या करें, जो एक्सपोज एयर है, मॉइस्चर है, उसके साथ जो है रिएक्शन ना करे, ठीक। क्रोम प्लेटिंग है, गैल्वेनाइज्ड स्टील है, तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में भी आता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात ये जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, इस पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर किसी दूसरे मेटल की या ऐसे मेटल की कोटिंग कर देते हैं जो एयर के साथ रिएक्ट, या एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऐसे मेटल की कोटिंग कर लेंगे जिस वजह से अंदर का मेटल जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है। एनोडाइज्ड आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। अब जैसे कि अच्छा, प्रिवेंशन की जरूरत क्यों है, मेटल खराब हो गया तो क्या हो गया, दूसरा मेटल लगा लेंगे, इसकी जरूरत क्यों है। और इतनी जल्दी तो मेटल खराब भी नहीं होता है ना, हमारे जो घर हैं तो घरों में जो पुराने जो दरवाजे हैं तो वो कई साल पुराने हैं, तब जाके वो कोरोड होते हैं, क्या है, वैसे भी तो हम चेंज कर सकते हैं। तो क्यों हम जो है ये प्रोसेस करते हैं कि कोरोजन से हमें मेटल को प्रिवेंट करना है, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बच्चों कि जो हमारे बड़े बड़े ब्रिज होते हैं या जो हाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ठीक है, उन पर क्या होता है, उन पर हम किसका यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। उनके कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो मेटल से जरूर बने हुए होंगे। अब आप कहेंगे कि ब्रिज तो है सीमेंट, रोड़ी, बजरी, इस चीज का बनता है, लेकिन बच्चों से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आयरन के होते हैं, ठीक है। या आपने जो लोहे का ब्रिज देखा होगा जो मेटल का पूरा ब्रिज रहता है, ठीक है। तो अगर उसका एक भी पार्ट खराब होता है तो पूरा ब्रिज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। एक भी पार्ट पे अगर क्या होता है बच्चों, रस्ट लगता है तो, ठीक। तो इसीलिए क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन या ये जो प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ब्रिजेस हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं, ठीक। चलिए बाकी हम पढ़ते पढ़ते हमें कई सारे और पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन को जंग लगने से कैसे बचाना है। मेथड्स हमने देख लिए पेंट करके,
या तो हम क्या कर लें, मेटल के सरफेस पर पेंट कर लें, मेटल के सरफेस पर ऑयलिंग कर लें, या ग्रीसिंग कर ले, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, या एनोडाइजिंग, या हम जिसे एलॉइंग भी कहते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको उसको ध्यान से देखना है। इट इज द कोटिंग ऑफ स्टील एंड आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। अब ये क्या है, कोटिंग ऑफ स्टील और आयरन। स्टील या आयरन पर कोटिंग हम करते हैं, क्या किससे करते हैं, विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। जिंक की एक पतली लेयर से हम क्या करते हैं, जो स्टील है या आयरन है या जो भी हमारा मेटल है जिसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कोरोजन से, हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की एक पतली लेयर की कोटिंग कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, अब हमें इस मेटल की रॉड को बचाना है किससे, रस्टिंग से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर जिंक की एक कोटिंग कर लेंगे। खैर यहाँ पर ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक पतली कोटिंग, एक थिन लेयर, बहुत पतली कोटिंग हम इसके बाहर से जिंक की कर लेंगे। ठीक है, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड इफ द जिंक कोटिंग is broken because zinc is more reactive than iron and hence can be easily oxidized. The galvanized article is protected even if galvanized article क्या होगा बच्चों, प्रोटेक्टेड रहेगा इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक की कोटिंग जो है वो ब्रोक भी हो जाती है तो भी क्या रहेगा वो, तो भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जो भी हमारा आर्टिकल है या जो भी हमने मेटल लिया है। बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, हेंस कैन इजीली भी ऑक्सीडाइज, और आसानी से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस यहाँ पर दी है कि पहले कॉस्टिक क्लीनिंग की जाती है, फिर रिंजिंग की जाती है, धोया जाता है, फिर पिकलिंग, फिर से रिंजिंग, फिर फ्लक्स सॉल्यूशन, फिर ड्राइंग, फिर जिंक बाथ, फिर कूलिंग एंड इंस्पेक्शन, फिर उसको कूल करके इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थी गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे और प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो वही हमने पढ़ा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ जिंक ही क्यों यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के लिए, कोई और मेटल हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। देखो, जिंक इसीलिए क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, वही हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्या है, आयरन या स्टील से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक क्या करता है, एक तरह से सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है, किसके लिए, आयरन या सिल्वर या जो भी उसके अंडर जो भी मेटल है उसको सेव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाहर से जिंक की कोटिंग करते हैं। तो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहले वो ऑक्सीडाइज होता है और अंदर के जो मेटल है उसको क्या कर देता है, बचा देता है। दूसरी चीज, अगर जिंक की लेयर जो है ब्रोक होने भी लग जाए, यानी कि टूटने भी लग जाए, जो जिनकी कोटिंग हमने की है, तो भी ये क्या करता है, तो भी ये मेटल को प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये क्या करता है, मेटल को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम जिंक को ही यूज करते हैं। ठीक है, मेटल से मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, या हम कहें गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में। चलिए, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक क्यों यूज किया जाता है, जिंक ही क्यों यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या है। बस आपको एक दो पॉइंट और ध्यान रखने की, क्या करता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करता है, एक बैरियर की तरह भी काम करता है। ठीक है, जो आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, या हम कहें कि मॉइस्ट एयर से उसको प्रोटेक्ट करता है, आयरन को या स्टील को। ठीक, चलिए सिंपल आगे बढ़ते हैं, एलॉइंग की बात करते हैं। एलॉइंग हमने देखा, चलिए, एलॉइंग इज अ मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, मेटल और नॉन मेटल, टू अ मेटल टू गेट ए न्यू डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करते हैं, एलॉइंग मेथड है क्या, वैसे एलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। अब यहाँ पर अच्छा, सिंपली सिर्फ मेटल नहीं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी मेटल के साथ हम नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं, ये आप बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको देखना है कि ये क्या है, मेटल्स का मिक्सचर होता है या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, क्या, एलॉय।
ठीक, अब एलॉय करता क्या है, एलॉय इज अ मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अब जिस मेटल को हमें बचाना है उस मेटल के साथ हम किसी और सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब वो सब्सटेंस मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। टू अ मेटल टू गेट अ न्यू डिजायर्ड प्रॉपर्टी, तो उस मेटल के साथ जिस मेटल को हम सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें नई डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं उस मेटल की। ठीक, such as homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal is called alloy। तो सिंपल alloy की डेफिनेशन, कई बार बच्चे कहते हैं alloy क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या सिर्फ मेटल्स का ही मिक्सचर है alloy? क्या alloy को सिर्फ मेटल का मिक्सचर हम कहेंगे? नहीं, सिर्फ मेटल का मिक्सचर नहीं है। क्या है, मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय कहा जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी कि एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। होमोजीनियस यानी कि दोनों अच्छे से आपस में घुल जाएंगे, दोनों मेटल्स। ठीक, जैसे हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते ही हैं। इन दिस द प्राइमरी मेटल इज मेल्टेड, तो जो पहला प्राइमरी मेटल है वो मेल्ट किया जाता है। एंड अदर एलिमेंट आर डिसॉल्व इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और जो अदर एलिमेंट है वो हमने मेटल लिया है या नॉन मेटल लिया है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करते हैं हम, डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिसॉल्व करते हैं। तो पहले जो प्राइमरी मेटल है वो तो मेल्ट किया जाता है, और अदर जो हम यूज कर रहे हैं, अब वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिसॉल्व करते हैं। इट इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, फिर इसे रूम टेम्परेचर पर कूल किया जाता है। तो ये हो गई सिंपली हमारी एलॉइंग प्रोसेस। अब एलॉइंग प्रोसेस है क्या, होमोजीनस मिक्सचर है, यानी कि एक समांगी मिश्रण है। किसका समांगी मिश्रण है, मेटल्स का हो सकता है और मेटल के साथ नॉन मेटल का भी हो सकता है। नॉन मेटल की बात नहीं हो रही, मेटल के साथ मेटल का भी और मेटल के साथ नॉन मेटल का भी, तो उस मिक्सचर को एलॉय कहा जाता है। ठीक है, अब एलॉय में किया क्या जाता है कि मेटल के साथ किसी डिजायर्ड अदर सब्सटेंस को, अब वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, उसको क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, जिससे कि हमें एक नया डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाला नया मेटल मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोसेस कैसे होती है। जो प्राइमरी मेटल है उसे मेल्ट किया जाता है, और जो एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है, अब वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, उसे क्या किया जाता है बच्चों, डेफिनेट प्रोपोर्शन पर डिसॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद उसे कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, सिंपल। तो ये बात हो गई एलॉइंग की। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एलॉइंग के। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एलॉइंग के। चलिए, तो प्योर आयरन इज नेवर यूज्ड because it is very soft and stretches easily when hot। प्योर आयरन यानी कि प्योर जो हमारा लोहा है उसे कभी भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या हो जाता है, पिघलने पर सॉफ्ट हो जाएगा और स्ट्रेच हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इट इज मिक्सड विद 0.05% कार्बन टू बिकेम अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसको क्या किया जाता है, 0.05% कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है, फिर हार्ड किया जाता है और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हार्ड और स्ट्रॉन्ग फिर ये बन जाता है। जैसे मिक्सिंग आयरन विद, आयरन को मिक्स कर सकते हैं हम निकल और क्रोमियम के साथ, जिससे बच्चों हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। ऐसा होता है स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन आते हैं, कई सारी चीजें हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील है क्या, आयरन को मिक्स किया गया या निकल और क्रोमियम के साथ। ठीक है, निकल एंड क्रोमियम के साथ आयरन को हमने मिक्स किया है, स्टेनलेस स्टील फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, हार्ड होता है और ये रस्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम खाना पका सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उनमें रस्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनमें दोनों प्रॉपर्टीज है। ठीक, चलिए प्योर गोल्ड की अगर हम बात करें, तो प्योर गोल्ड भी क्या है, अगर हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। सो इट इज नॉट सुटेबल टू मेक ज्वेलरी, इसीलिए हम इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। इसीलिए इसे क्या किया जाता है, एलॉयड किया जाता है, यानी कि इसमें कोई और मेटल मिक्स किया जाता है। कैसे, विद सिल्वर और कॉपर। तो किस सिल्वर या कॉपर के साथ में बना करके इसको क्या बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है। क्योंकि बच्चों जो प्योर गोल्ड होगा 24 कैरेट गोल्ड, तो वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। ज्वेलरी कैसे बनाएंगे इतना सॉफ्ट होगा तो। ठीक है, तो उसके साथ सिल्वर या कॉपर मेटल को मिला दिया जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा हार्ड बन जाता है।
फिर इसे कहा जाता है बच्चों, इंडिया में से 22 कैरेट गोल्ड कहा जाता है, या इंडिया में जो है 22 कैरेट गोल्ड ही यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जिसमें क्या है 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट्स क्या है कॉपर या एजी, कॉपर या सिल्वर है 2 पार्ट्स। ठीक है, सिंपल। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स है। द एलॉय कंटेनिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो एलॉय उसे कहा जाता है अमलगम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेटल से कम होगा। जैसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है ब्रास और सोल्डर, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है एलॉयज है, ब्रास ब्रॉन्ज। तो ब्रास बनता है बच्चों कॉपर और जिंक के एलॉय से, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन के एलॉय से। ठीक है, एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी नहीं होते। तो आपने देखा होगा ब्रांज कांसा जिसे हम कहते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये हमारा सोल्डर। ठीक है, चलिए तो सोल्डर लेड और एसएन का ये हमारा एलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के काम आता है, तारों को वेल्ड करने के लिए काम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिया और बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में जहां पर हम काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।